तो वो देखते रहे, ऐसे कई बार उन्होंने ऑब्जर्वेशन लिए, प्लस अलग अलग प्लैनेट्स के लिए ऑब्जर्वेशन लिए, एक बार मार्स के लिए ऑब्जर्वेशन लिया, फिर जुपिटर के लिए, किसी और के लिए लिया। हर बार उन्होंने देखा कि भाई किसी भी प्लैनेट के लिए ऑब्जर्वेशन ले लो, हर बार ऐसे ही सेम रहता है। तो यहां उन्होंने एक नई टर्म दी, उन्होंने कहा कि एरियल वेलोसिटी इज सेम। कोई भी प्लैनेट है, पहला ऑब्जर्वेशन, पहले तो उन्होंने कहा कि प्लैनेट डू नॉट रिवॉल्व ऑन सर्कुलर पाथ, इंस्टीड प्लैनेट रिवॉल्व राउंड द सन ऑन एन इलिप्टिकल पाथ। इलिप्टिकल पाथ पर रिवॉल्व करता है, ठीक है। एंड द एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट इज सेम। मतलब प्लैनेट, इसको एक वर्ड को बोलेंगे। देखो, ये मैंने एक लाइन बनाई, ये मेरी एक लाइन है। कौन सी लाइन? ये मैंने लाइन बना ली, कहां से? सन से लेकर प्लैनेट को रिवॉल्व मिलाने वाली लाइन। और फिर जैसे जैसे प्लैनेट आगे चलता गया, तो ये लाइन आगे बढ़ती जा रही, ये लाइन आगे बढ़ती जा रही, लाइन आगे बढ़ती जा रही, यहां तक पहुंच गई, है ना। अब समझ लो, आपके हाथ में एक झाड़ू है। क्या है ये झाड़ू है। फिजिक्स में झाड़ू वाड़ू सारी आ जाती है, रोटी वोटी गैस वैस सब आ जाएगा फिजिक्स में पूरी। और वैसे भी आपको पता है मेरा दूसरा चैनल कैसा है, खाने वाने का ही है फिलहाल वो, उसमें हालांकि और भी चीजें जोड़ूंगा मैं अब। तो अगर ये झाड़ू अगर आपके हाथ में, और झाड़ू को आप ऐसे कर रहे हो यहां, तो क्या होगा? इसके नीचे का एरिया साफ हो जाएगा ना, है ना। और झाड़ू मार रहे हो, क्या कहते हैं? झाड़ू मार रहे हो क्या कहते हैं? सकेर दो। सही है, सकेर दिया। मम्मी कहती है अरे बेटा इसे तो सकेर दे, फैला दिया तूने सारा यहाँ पे। ऐसी कहती मम्मी? नहीं कहती? क्या कहती? झाड़ू मार गई, चल फैला के छोड़ दिया यहाँ सारा। क्या? कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी। बढ़िया है जी आपके बात। इसको हम बोलते हैं स्वीप। स्वीप करना, सकेरना। सकेरना वर्ड इन्होंने सही बोला, स्वीप। तो क्या उन्होंने कहा? उन्होंने कहा कि लाइन, मैं अलग ही लिखूं, लाइन joining the sun and the planet, a line joining the sun and the planet sweep equal area in equal time interval। मतलब क्या हुआ? मतलब एक सिंपल मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोलेंगे, एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। सेम भी नहीं, एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। लीनियर वेलोसिटी भले ही घटती बढ़ती रहे, लीनियर वेलोसिटी भले ही घटती बढ़ती रहे, लेकिन एरियल वेलोसिटी क्या है इसकी? कांस्टेंट बनी रहती। क्लियर है इतनी बात? ये पहला ऑब्जर्वेशन, planet revolve around the sun on elliptical path and the sun is situated at one of its focus. Second, the area velocity of planet is constant, that is line joining sun to the planet sweep equal area in equal time interval। तीसरी बात उन्होंने और देखी। ये तो दोनों ऑब्जर्वेशन हो गए एक ही प्लेनेट के लिए, ठीक है। फिर उन्होंने दो प्लेनेट के लिए ऑब्जर्व करा। सपोज एक प्लेनेट, तो सन को मैं बनाऊं रेड से, ये सन। एक प्लेनेट था सपोज मार्स, ठीक है। मार्स भी नहीं, मैं इसे P1 लिख रहा हूं, प्लेनेट P ने। उन्होंने दूसरे प्लैनेट्स का भी ऑब्जर्वेशन किया। दूसरे प्लैनेट का इलिप्स कहीं और बन रहा होगा। सारे प्लैनेट ये अपने अपने अलग अलग इलिप्टिकल ऑर्बिट में है। ये इनके इलिप्टिकल ऑर्बिट सबके एक से हो गए तो लड़बड़ी के खत्म हो जाएंगे सारे। सूरज ने पहले ही इन सबको लड़ने से बचा के सबके अलग अलग कर दिए, सबके सबके रास्ते अलग अलग। भाई हिंदी में इन्हें बोलते हैं, हिंदी में, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूं,
हिंदी में ना बोला करते थे कक्षा, क्या बोलते थे? कक्षा, ऑर्बिट। चलो भाई चलो सब अपनी, कौन नाइन्थ क्लास वाले नाइन्थ क्लास में जाओ, टेंथ वाले टेंथ में जाओ, ट्वेल्थ वाले ट्वेल्थ में, अपनी अपनी कक्षा में जाओ सब, मतलब अपने अपने ऑर्बिट में, सबके ऑर्बिट अलग अलग। किसी का ऑर्बिट ऑर्बिट छोटा है तो किसी का बड़ा है, जो बहुत दूर है वो उनके बड़े ऑर्बिट है, जो पास में उनके छोटे और छोटे ऑर्बिट है। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा कि अगर दो प्लेनेट कंसीडर करें, अगर दो प्लेनेट को अगर एक साथ हम मोशन देखें, तो जो एवरेज जिसका एवरेज डिस्टेंस कम है, हालांकि ये भी डिस्टेंस का लगातार बदल रहा है, लेकिन जिसका एवरेज डिस्टेंस कम है, अगर आप देखो मैंने जो P1 बनाया है, ये डिस्टेंस इन सबका अगर एवरेज लोगे तो छोटा आएगा, और अगर इस वाले का एवरेज लोगे तो बड़ा आएगा। तो उन्होंने ये कहा कि जो सूरज से ज्यादा डिस्टेंस पर है उनका टाइम ऑफ रिवोल्यूशन बड़ा है, उनका टाइम ऑफ रिवोल्यूशन ज्यादा है। क्यों ज्यादा है उन्हें कुछ नहीं पता था, मैथमेटिकल ऑब्जर्वेशन नहीं था उनका, कुछ भी मैथमेटिकल एनालिसिस नहीं था, उन्हें नहीं पता था क्यों ज्यादा है। उन्होंने तो देखा भाई देखो मैं टेलीस्कोप से देख रहा हूं इन्हें, और 10 साल हो गए देखते देखते ऐसे ही होता है। मतलब उन्होंने हिसाब लगाया कि जो दूर है वो ज्यादा टाइम लेते हैं रिवॉल्व करने में, लेकिन ये जो टाइम का रिवोल्यूशन है, ये टाइम का डिपेंडेंसी है, प्रोपोर्शनैलिटी है, ये सीधी सीधी नहीं है। स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ एवरेज डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट। हालांकि प्लैनेट का डिस्टेंस बदलता रहता है, आर की वैल्यू यहां उन्होंने कहा कि ये वाली आर की वैल्यू ना तो ये है जब ये मैक्सिमम डिस्टेंस पर है, ना आर की वैल्यू वो है जब प्लैनेट कम से कम डिस्टेंस पर है, ये मैंने एवरेज ले लिया। तो जिस प्लैनेट के लिए एवरेज डिस्टेंस ज्यादा है उसके लिए टाइम पीरियड भी ज्यादा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, हिसाब थोड़ा सा अलग सा है। ये स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ एवरेज डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन। अब ये तीन के तीन लॉ हो गए, ये बाकी सबने इन्हें ऑब्जर्वेशन करा, तो ऑब्जर्वेशन किया तो इन्हें ठीक पाया, और फिर उन्हीं के नाम पर उन्हें रेस्पेक्ट देने के लिए इनको क्या बोल दिया गया, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। प्लैनेटरी मोशन था ये, केपलर्स लॉ थे। अब केपलर साहब तो चले गए दुनिया से, लॉ बना गए, तो इनके लॉ पर कोई बहुत ज्यादा काम हुआ नहीं उनके डेथ के बाद में, बस हाँ सबने देखा कि हाँ ये ऐसा होता है, लेकिन क्यों होता है, क्या इसके पीछे रीजन है, ये किसी ने नहीं सोचा। अब ये केपलर लॉ, केपलर तो बता के चले गए, अब केपलर्स लॉ सारे थे, और इस केपलर के बाद में क्या हुआ कि न्यूटन साहब लेटे हुए थे यहाँ, अपना मजे ले रहे थे ठंडी ठंडी हवा के, और सेब उनके ऊपर गिर पड़ा। हाँ, और सेब खा लिया उन्होंने, भाई फेंका थोड़ी जाएगा सेब, सेब कोई फेंका जाएगा, सेब खा लिया। सेब खाते खाते उनके दिमाग की बत्ती जलने लगी कि भाई सेब नीचे क्यों गिर रहा है, सेब नीचे क्यों गिर रहा है। अच्छा, सेब नीचे क्यों गिर रहा है ये बात तो उनकी समझ में आई नहीं। उन्हें एकदम से ध्यान आया, ये केपलर ने बताया था कि प्लेनेट जो है सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं सन के चारों तरफ रिवॉल्व, ये क्यों नहीं छोड़ के चले जाते इन्हें, ये प्लेनेट जो है क्यों सन के चारों, भाई ये सन के पीछे क्यों पड़ा हुआ प्लेनेट यार, इसे कुछ और ना मिला काम, इसे कोई और काम धंधा नहीं है, सन के पीछे पड़ा हुआ बिल्कुल, जाए यहां से, सन को छोड़ के क्यों नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि भाई सेब के गिरने में और इस प्लेनेट के मोशन में कुछ तो है रिलेशन, कुछ तो है बात, जो सन ने इन्हें बांध रखा है
और अर्थ ने जो है इसे खींच लिया अपनी तरफ। अब देखो बात कहां से कहां निकल कर जाती है, कहां तो केपलर के प्लैनेट सूरज चांद सितारों की बात हो रही है और कहां से, लेकिन उन्होंने दोनों को रिलेट कर लिया। और दोनों को रिलेट जैसे ही करा तो उन्हें बिल्कुल एक नई कंसेप्ट मिला जिसे आज हम कहते हैं क्या, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। एक्चुअल में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन केपलर्स लॉ का ही एक दूसरा रूप है। बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने दूसरे के काम को आगे बढ़ाया और फिर कुछ नए ऑब्जर्वेशन निकाल के लिया है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एक्चुअल में केपलर लॉ ही है। केपलर के प्लैनेटरी मोशन में से ही उन्होंने निकाला इसे। अब कैसे निकाला, कैसे निकाला? डिडक्शन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम Kepler's law of planetary motion। प्लैनेटरी मोशन में से न्यूटन ने अपना लॉ बना दिया, निकाल दिया। अच्छा, केपलर ने तो ये बताया कि सन के चारों तरफ जो प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं वो सर्कुलर पाथ नहीं है बल्कि इलिप्टिकल पाथ पर है। अच्छा, न्यूटन के टाइम तक गैलीलियो ने और गैलीलियो ने गैलीलियो इनके केपलर और न्यूटन के बीच पार पार छेद करके उससे उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया था। अब मुझे कंफर्म नहीं है इस बारे में, लेकिन एनीवे जो भी था, जिस इंस्ट्रूमेंट से उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया था केपलर ने, उससे बेहतर इंस्ट्रूमेंट थे न्यूटन के पास। तो न्यूटन ने फिर से इसे सारे को ऑब्जर्वेशन करा, उनकी रीडिंग थोड़ा और एक्यूरेट थी। तो न्यूटन ने सबसे पहली बात बताई कि जो केपलर कह रहे हैं, कौन सा पाथ है वो, इलिप्टिकल पाथ है, इलिप्टिकल ऑर्बिट है। उन्होंने कहा केपलर साहब की ये बात बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, अपनी जगह उन्होंने बिल्कुल सही बात बताई। लेकिन ये जो है सारे के सारे प्लैनेट्स इलिप्टिकल ऑर्बिट में नहीं है, सारे प्लैनेट नहीं है इलिप्टिकल ऑर्बिट में। इन जो प्लैनेट सन के बहुत पास है, कौन सा वाला है बहुत के पास, मरकरी, या सन से जो बहुत दूर है प्लूटो, नेपच्यून, वो ये तो इलिप्टिकल ऑर्बिट में चल रहे हैं। जो सन के बिल्कुल पास में है या सन से बहुत दूर है। लेकिन जो बीच के प्लैनेट है जैसे मार्स है और अर्थ है, ये है तो इनका भी इलिप्टिकल स्ट्रक्चर, लेकिन वो मोर और लेस सर्कुलर हो गया। मतलब देखो ध्यान से, ये तो इलिप्टिकल है, अगर मैं थोड़ा सा इसे बाहर को खींच दूं, थोड़ा सा इसके किनारे अंदर को दबा दूं, तो क्या होगा, ये लेस इलिप्टिकल हो जाएगा। फिर मैं इसको और दबा दूं तो ऑलमोस्ट क्या बन जाएगा, सर्कुलर बन जाएगा। तो उन्होंने कहा कि जो बीच के प्लेनेट है जैसे अर्थ है, मार्स है, ये ऑलमोस्ट सर्कुलर पाथ पर चलते हैं। और सर्कुलर पाथ पर चलने के लिए क्या चाहिए, सेंटीपिटल फोर्स, एम आर ओमेगा स्क्वायर। क्या चाहिए, सेंटीपिटल फोर्स चाहिए, एम आर ओमेगा स्क्वायर। सेंटीपिटल फोर्स लग रही है एम आर ओमेगा स्क्वायर। किस किस के बीच लग रही है सेंटीपिटल फोर्स, ये मैं फिर से डायग्राम ड्रॉ कर दूं। ये सन और इसके चारों तरफ रिवॉल्व करता हुआ प्लेनेट, ये इसके चारों तरफ रिवॉल्व करता हुआ क्या, प्लेनेट। इस प्लेनेट पर एक सेंटीपिटल फोर्स लग रही है। कितनी होनी चाहिए वो सेंटीपिटल फोर्स, कहीं से तो मिल रही है सेंटीपिटल फोर्स जब सर्कुलर मोशन में रहे। तो सेंटीपिटल फोर्स कितनी होती है, एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम आर ओमेगा को रखा 2 पाई बाय कैपिटल टी होल स्क्वायर। तो अब सेंटीपिटल फोर्स कितनी हो गई, 4 पाई एम आर 4 पाई स्क्वायर एम आर अपॉन टी स्क्वायर, ये सेंटीपिटल फोर्स हो गई। ठीक है जी। लेकिन केपलर ने क्या कहा, केपलर ने कहा कि टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब,
इसका मतलब टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर क्यूब। प्रोपोर्शनैलिटी हटाकर इज इक्वल टू लगाए तो एक कांस्टेंट हमने दे दिया, के क्या है यहाँ, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो उन्होंने कहा भी अब सेंटीपिटल फोर्स देखें तो कितनी है, सेंटीपिटल फोर्स है 4 पाई स्क्वायर के आर क्यूब, है ना। टी स्क्वायर को उठाकर क्या रख दिया, के आर क्यूब, एक आर से आर कैंसिल हो गया, सेंटीपिटल फोर्स कितनी हो गई 4 पाई स्क्वायर एम अपॉन के आर स्क्वायर, है ना। उन्होंने कहा भी देखो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये के कांस्टेंट, ये आर क्या चीज है, हाँ ऑर्बिटल रेडियस है, ये डिस्टेंस ऑफ प्लेनेट फ्रॉम द सन। तो किसी प्लेनेट अगर हम देखें प्लेनेट के लिए तो ये सारे कांस्टेंट हैं। उन्होंने कहा कि सेंटीपिटल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू, अगर प्लेनेट का मास बड़ा है तो उसको ज्यादा सेंटीपिटल फोर्स चाहिए, और जितने छोटे रास्ते पर वो घूम रहा होगा उतनी ज्यादा सेंटीपिटल फोर्स चाहिए। उन्होंने कहा चलो अच्छा देखो ये आर की तो बात हो गई, एक गिवन डिस्टेंस के लिए अगर हम देखें तो सेंटीपिटल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द व्हाट, मास ऑफ सन। सेंटीपिटल फोर्स किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मास ऑफ सन के डायरेक्टली, सॉरी मास ऑफ प्लेनेट। ठीक है, बात समझ आ गई, सबको समझ आ गई बात। न्यूटन साहब सबको बात बात बता रहे हैं अपनी कि भाई देखो ऐसा ऐसा हिसाब है ये, कि कहने लगे सब सबके सब बैठे हुए उनकी बात सुन रहे हैं, बाकी सारे साइंटिस्ट कहने लगे ठीक है जी बात तुम्हारी सही है। सेंटीपिटल फोर्स मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ प्लेनेट। अब एक सवाल ये पैदा हुआ, जैसे कि वो अभी सुचित ने पूछा था कि एक्चुअल में तो प्लेनेट सन के रिवॉल्व नहीं कर रहा, सन और प्लेनेट दोनों ही मिलकर के एक किसी एक सर्टेन पॉइंट के अबाउट रिवॉल्व कर रहे हैं। अब इतनी सारी बात मैंने आज तक किसी को नहीं बताई। तो उन्होंने कहा भाई प्लेनेट भी रिवॉल्व कर रहा है, चलो बहुत बड़ा है, मगर सन भी तो कर रहा है ना। तो सन को भी कहीं ना कहीं से तो सेंटीपिटल फोर्स चाहिए, है ना। और क्योंकि दोनों एक ही पॉइंट के अबाउट रिवॉल्व कर रहे हैं तो इसका मतलब ये सेंटीपिटल फोर्स सन की भी सेंटीपिटल फोर्स है। अब न्यूटन साहब आपने एक बात तो बता दी कि सेंटीपिटल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ प्लेनेट, मगर यही सेंटीपिटल फोर्स सूरज के लिए भी काम कर रही है। तो सूरज का मास क्यों नहीं आ रहा भाई इसके अंदर, सन का मास क्यों नहीं आ रहा, प्लेनेट का मास क्यों आ रहा है। अब सोच में पड़ गए, न्यूटन भी सोच में पड़ गए, सही कह रहे हो बात तो बिल्कुल सही बात है। फिर एकदम अगला सेब जेब में से निकाला फिर खाया। ठीक है, जैसे वो नहीं है, वो एक कार्टून कैरेक्टर है, वो शायद आप तो कोई देखते नहीं हो, पोपाय, पोपाय कार्टून कैरेक्टर, नहीं आप नहीं देखते शायद कोई भी, आपको पता है पोपाय, पता है, हाँ पोपाय द सेलर। तो वो कैसे उससे उसकी एनर्जी क्या होती है, पालक खाता है वो अपना, है ना, जेब में से निकालता है डब्बा पालक का और खाता है और फिर एकदम एनर्जाइज हो जाता है। तो न्यूटन साहब ने तुरंत कहा या अभी अभी रुको, सेब निकाला और सेब निकालते ही खाया, दिमाग की बत्ती जल गई। कहने लगे सेब, कहने लगे ध्यान से देखो सूरज का मास भी हैगा यहाँ पर, इसी फॉर्मूले में है सूरज का मास भी। फिर उन्होंने मेरा वाला डायलॉग बोला, कहने लगे भाई फिजिक्स समझने के लिए आंखें बहुत कड़ी चाहिए, बहुत तेज आंखें चाहिए, जो दिखाई नहीं दे रहा, जो सामने नहीं है वो भी दिखाई दे जाए। उन्होंने कहा देखो है ना इसमें सूरज का मास, कहने लगे कहाँ है सूरज का मास, इसमें तो कहीं नहीं प्लैनेट का मास रख रखा है, सूरज का मास कहाँ है। कहने लगे देखो ये जो यहाँ कांस्टेंट लगाया ना, ये F इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन के एम अपॉन आर स्क्वायर। कहने लगे ये जो कांस्टेंट है
4π² इसमें है मास ऑफ द सन। क्या है? मास ऑफ द सन। क्योंकि हमने यहाँ तो कांस्टेंट ले लिया ना, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ले लिया अपने हिसाब से। यहाँ कैप्टर ने तो केवल इतनी बात बताई थी, T² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R³। प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए इक्वल टू लगाया, इक्वल टू लगाने के लिए आपने कांस्टेंट ले लिया। उन्होंने कहा कि इस कांस्टेंट में ही कहीं ना कहीं मास है, सन का मास। मतलब ये जो कांस्टेंट है 4π² ओ सॉरी 4π² ये खुद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? मास ऑफ सन के। उन्होंने क्या, अब एक काम करो भाई, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाओ, एक नया कांस्टेंट लगाओ G इनटू मास ऑफ सन। और अब इस पूरे के पूरे 4π² इस पूरे 4π² को उठा करके क्या रख दो? यहां रख दो G इंटू मास ऑफ सन इंटू मास ऑफ प्लेनेट अपॉन R²। देखो ध्यान से, कोई भी चीज नहीं करा, m अपॉन R² का वो, इसकी जगह क्या उठा कर रख दिया? इसकी जगह उठा करके G इंटू मास ऑफ सन रख दिया। कहने लगे हाँ अब ठीक है, अब बात समझ आ गई। लेकिन ये है क्या? ये तो सेंटीपिटल फोर्स है, ये तो सेंटीपिटल फोर्स है। मगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स सन और प्लेनेट को मिली कहां से? तुलाराम जी की दुकान नहीं थी उस टाइम में, बहुत जरूरत पुराने जमाने की बात है। आजकल तो जो भी चीज चाहिए आपको तुलाराम जी के जाओ मिल जाता है सब कुछ अपना बढ़िया। दोनों दुकानें, एक बेटे ने परचून की कर रखी है, एक बेटे ने स्टेशनरी कर रखी है। आपको कुछ चाहिए खाने पीने का तो एक के पास पहुंच जाओ, कुछ चाहिए अपना दूसरा काम का तो दूसरे के पास पहुंच जाओ। कहने लगे तुलाराम जी की दुकान तो है नहीं, क्या करें? कहां से मिली ने, कहां से लाए सेंटीपिटल फोर्स? सेंटीपिटल फोर्स कहां से लाए? तब तब वापस वो यहीं आए। उन्होंने कहा देखो जी, सेब गिरा सर के ऊपर, इसका सीधा मतलब है अर्थ नीचे की तरफ अपनी तरफ को अट्रैक्ट कर रही सेब को। क्यों अट्रैक्ट कर रही है सेब को? कहने लगे ये नहीं पता मुझे क्यों अट्रैक्ट कर रही है, मास है अट्रैक्ट कर रही है अपने मास के कारण। आज तक भी कोई नहीं जानता क्यों, हमें जानने की जरूरत भी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ये जो सन है ये अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, और जो अर्थ है या प्लेनेट है ये भी सन को अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, तो ये कहां से मिली सेंटीपिटल फोर्स? कहां से मिली? उन्होंने कहा जी एक नई तरह की फोर्स है हमारे यूनिवर्स में काम कर रही है, जिसको अब तक हम समझ ही नहीं पा रहे थे। वो फोर्स जिसने सेब को नीचे गिराया, जिसे आज तक हम पहचान नहीं पाए थे। कहने लगे कौन सी फोर्स, कौन सी फोर्स? कहने लगे ये फोर्स है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो सेंटीपिटल फोर्स कहां से मिली? सेंटीपिटल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स का ही एक रूप है। ग्रेविटेशनल फोर्स ही सेंटीपिटल फोर्स की तरह काम करने लगी। तो अब ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सन एंड द प्लैनेट कितना हो गया? R²। और इसी ग्रेविटेशनल फोर्स के नाम पर इस कैपिटल G को कहा गया क्या? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो बेसिकली न्यूटन ने ये सारा ऑब्जर्वेशन किया था प्लैनेट्स और सन के लिए, प्लैनेट और सन के लिए किया था। लेकिन फिर न्यूटन के बाद में और दूसरे साइंटिस्ट ने इस पे और डिटेल में काम किया। भाई न्यूटन को जहां तक हिसाब समझ में आया, जितनी बत्ती जली उनके दिमाग की, उन्होंने क्या समझ, किसी और ने 4 सेब खा लिए तो उसकी दिमाग की बत्ती थोड़ी और ज्यादा जली। उसने कहा न्यूटन भैया कि हाँ क्या बात है बेटा? कहने लगे देखो जी आपने तो ये फॉर्मूला बताया था सन और प्लैनेट के लिए, मगर ये तो फॉर्मूला जब मैंने अप्लाई करा हाथी और चूहे के लिए तो ये तो सही निकल कर आ रही बात तुम्हारी। ये फॉर्मूला आपका ने जो फॉर्मूला दिया ये केवल सन और प्लैनेट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये तो सबके लिए एप्लीकेबल है। इस पूरे यूनिवर्स में कोई से भी 2 पार्टिकल हो, एनी 2 मैटीरियल पार्टिकल, बस मैटीरियल होनी चाहिए, भूत प्रेत ना हो, मैटीरियल होना चाहिए। मैटीरियल वो होता है जिसके अंदर कुछ मास है और जो कुछ स्पेस ऑक्युपाई करता है। भूत के अंदर मास नहीं होता,
भूत स्पेस ऑक्युपाई नहीं करता, भूत तो आपके अंदर घुस जाएगा, आपको पता ही चलेगा, 1 ग्राम भी वजन नहीं बढ़ेगा आपका, है नहीं भाई। भूत किसी आदमी के अंदर घुस जाता है तो उसका वजन बढ़ता है क्या ना। अगर वो 1 गिलास पानी पी लेगा आदमी तो वजन बढ़ जाएगा, पता लगेगा भाई बढ़ गया। अगर आप इस वेइंग स्केल पे खड़े होने से पहले नापो और 4 गिलास पानी लेने के बाद फिर खड़े हो जाओ तुलाराम जी की तुला पर, तो क्या होगा, पता लगेगा ना कि 4 गिलास पानी पी लिया। लेकिन भूत अगर घुस गया तराजू में थोड़ी पता लगेगा। तो उन्होंने कहा है कि जी मास होना चाहिए, भूत प्रेत ना हो, बस मास होना चाहिए, स्पेस घेरे। तो हर 2 मटेरियल पार्टिकल के लिए ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल है। तो कहने लगे अच्छा, तो बड़ी बढ़िया बात हो गई, मैं तो प्लैनेट और सन के लिए समझ रहा था, तुमने तो और बढ़िया बात बता दी। कहने लगे गुरुजी अब एक काम करो, क्या करें कि जी ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसका नाम बदल दो। अब इसका नाम क्या बदल देंगे, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बात समझ आई। तो इस तरह सेब गिरने का रिलेशन उन्होंने लगाया प्लैनेट के मोशन से, और फिर एक नया कंक्लूजन निकाला, एक नया कंक्लूजन ग्रेविटी का कंक्लूजन निकाला। ग्रेविटेशनल फोर्स उन्होंने बताई क्या होती है। एक्चुअली तो फोर्स क्या होता है ये भी न्यूटन ने ही बताया था, सबसे पहले न्यूटन ने ही बताई थी फोर्स है क्या। फिर उन्होंने बताया देखो जी फोर्स बहुत सारी तरीके की होती है, ठंडे रसगुल्ले भी होते हैं, सफेद रसगुल्ले भी होते हैं, लाल रसगुल्ले भी होते हैं, तो ऐसी फोर्स भी कई तरह की होती है। उन्होंने कहा उन्हीं में से एक तरह की फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स हर यूनिवर्स में किन्हीं भी 2 मटेरियल पार्टिकल्स के बीच में काम कर रही है, सिर्फ प्लैनेट और सन के बीच में नहीं, ये ग्रेविटेशनल फोर्स सबके बीच में काम कर रही है। लेकिन इसका इफेक्ट पता नहीं लगता हमें, इसका भाई सेब नीचे गिरा तो हम कहते हैं कि अर्थ ने अपने ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण सेब को नीचे खींचा, और न्यूटन साहब ने कहा कि भाई ये तो हर, न्यूटन या उनके बाद के साइंटिस्ट ने कहा कि यूनिवर्सली हर 2 पार्टिकल के बीच में लग रहा है ना। मतलब एक हाथी है एक चूहा है तो उनके बीच में लग रहा है फोर्स, हाथी और चूहे के बीच में फोर्स लग रहा है, तो फिर चूहा हाथी की तरफ या हाथी चूहे की तरफ क्यों नहीं खींच रहा है। वो इसलिए नहीं खींच रहा क्योंकि फोर्स की वैल्यू बहुत कम होती है, अर्थ तो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है अर्थ, तो इसलिए अर्थ का फोर्स ज्यादा है। ध्यान से देखो ना, जब ऐसे हमने यूनिवर्सल यूनिवर्सल इक्वेशन बना ली इसकी, तो यूनिवर्सल इक्वेशन क्या बनी, यूनिवर्सल इक्वेशन बनी आपकी जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। प्लीज मास के पीछे बोले ना बिल्कुल भी, आगे खिसका लो इसे। तो यूनिवर्सल इक्वेशन क्या बन गई, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। जितने बड़े बड़े मास होंगे उतने ज्यादा फोर्स लगेगा। और ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये इसकी वैल्यू बहुत कम है, 6.67 इंटू 10⁻31। तो जब ये बड़े बड़े मास से जब ये मल्टीप्लाई होता है जी, तो उसका सत्यानाश कर देता है, मास को भी क्या कर देता है, इतना सा बना देता है बिल्कुल मल्टीप्लाई होकर के।